हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति 2020 को अपनी अनुमति दे ही दी। इस नई शिक्षा नीति के अनुमति के पश्चात हमारी शिक्षा नीति एवं शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 या NEP 2020 क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आखिरकार हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि नई शिक्षा, इसके हमें भविष्य में क्या इसके लाभ या महत्व क्या हो सकता है, ये सब इसमें जानेंगे। और इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसकी भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति क्या है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को अनुमति दे दी गई है। इसमें जो प्रमुख प्रावधान हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे ये कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसको पहले कौन सा मंत्रालय हैंडल करता था। तो शिक्षा व्यवस्था को मानव संसाधन विकास मंत्रालय हैंडल करता था, जिसको नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था अब वो शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित हो चुका है। और ये जो हमारी शिक्षा नीति गठित की गई थी, इसमें क्या क्या सुधार होंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे, ये जो समिति थी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन थे, जो हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा जो सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि जो नई शिक्षा नीति की जो समिति बनाई गई थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, और इसमें एक जो प्रमुख प्रावधान ये है कि जो अब शिक्षा पे खर्च कितना किया जाएगा, है ना, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, उस हिसाब से हम लोग शिक्षा पे खर्च नहीं कर पा रहे। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा पर खर्च कितना किया जाएगा, ये कुल GDP का 6% होगा। आपको याद रखना, सीधे सीधे पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार कुल GDP का कितना खर्चा किया जाएगा। तो ये टोटल है 6% ना। और इसमें जो पहले हमारा जो पाठ्यक्रम संरचना थे वो कुछ थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारा पाठ्यक्रम संरचना एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पूर्णतः परिवर्तित किया जा चुका है, जो वर्तमान में अब 5+3+3+4 हो गया है। अब क्या है 5+3+3+4 क्या है, इसको हम आगे जानते हैं। ठीक है, जो 5 है इसमें जो 5 स्तरीय हैं, ये 5 स्तर कौन कौन से हैं, ये जो इसको फाउंडेशन शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, ये 5 स्तरीय रहेगी और इसमें 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा होगी, जिसमें आपका KG हो जाएगा, सॉरी नर्सरी, KG UKG रहेगा। ठीक है, और फिर साथ में इसमें कक्षा 1 और 2 आएंगे, है ना। इसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और इसमें जो शिक्षा का स्वरूप होगा NCERT द्वारा निर्धारित गतिविधि व क्रियाशीलता आधारित शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा इसका चरण है वो है प्राथमिक शिक्षा, जो 3 स्तरीय होंगी और इसमें कक्षा 2 से लेके कक्षा 5 तक, ठीक है, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसमें जो बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा रहेगी गणित, विज्ञान व कला की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसमें जो बच्चों का आयु वर्ग होगा 8 से 11 वर्ष के बीच होगा। और जो तीसरा जो हमारा संरचना है शिक्षा का, वो माध्यमिक शिक्षा है, ये भी 3 वर्षीय है। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक रहेगी ये। इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो शायद मुझे लगता है कि यह बदलाव यदि बहुत पहले हो जाता तो आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, आज हम विश्व में कहीं आगे खड़े होते हैं और हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जाने जाते। लेकिन चलिए ठीक है, कम से कम ये परिवर्तन हुआ, देर से हुआ, अच्छा हुआ। इसमें जो हमारा अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है, कक्षा 6 से। और इसमें अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा के तहत आपको 10 दिवसीय इंटर्नशिप प्रशिक्षण लेना होगा। और जो उस एरिया में
जो लोकल क्राफ्ट बनता है उसका आपको 10 डेज इंटर्नशिप होगी, ठीक है। इसके बाद जो इसका फोर्थ स्टेट है जो 4 स्तरीय है, वो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक रहेगा। इसमें 14 से 18 वर्ष के छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसमें बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें जो वर्ष में 2 सेमेस्टर निर्धारित किए गए हैं और इसमें बच्चों को केवल परीक्षा के लिए रट्टा मार प्रणाली नहीं अपनाना, बल्कि उसके ज्ञान में विकास करना है। उसको विषयगत वो बहुविषयक जानकारी प्रदान करना है। साथ में इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि बालक चाहता है तो वह अपने उसको विषय चुनने की आज़ादी होगी। अर्थात यदि वो किसी दूसरी स्ट्रीम का छात्र है, आर्ट स्ट्रीम का छात्र है, साइंस में जाना चाहता है या जैसा भी है उसको, या साइंस है LLB बाद में करना चाहता है साइंस के पश्चात, तो कर सकता है। इसके लिए उसको बहुविषय चुनने की आज़ादी होगी, ठीक है। आखिरकार हमें NEP की आवश्यकता क्यों पड़ी? NEP जो आपको जैसा कि पता है कि जो पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी, जो कि देखा जाए वर्तमान दौर में अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि जो वर्तमान युग है तकनीकी युग है। आजकल आप भी देख रहे हैं कोरोना के कारण जो भी शिक्षा वर्तमान में चल रही है पूरा तकनीकी के कारण ही संचालित हो पा रही है, ठीक है। और तथा वर्तमान में जो विश्व की जो मांग हो गई है वो भी परिवर्तित हो चुकी है, आता है, जिस कारण से हमें नई शिक्षा नीति में परिवर्तन करके जो कमियां थी उनको पूरा करने की इसमें कोशिश की गई, ठीक है। और जो इस जो नई शिक्षा नीति लाई गई, इसके महत्व क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो इसमें सभी स्तर की शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आपका है ना, प्री प्राइमरी से लेके आपका जो हायर एजुकेशन तक है, वह यद्यपि इसमें शोध भी शामिल है, उनकी शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। स्कूल में अपव्यय व अवरोधन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और इसमें आप कहेंगे कि अपव्यय अवरोधन क्या है, तो अपव्यय वो होता है जब मतलब कोई बच्चा होता है स्कूल में, वो अपना एनरोलमेंट करा लेता है, पढ़ने जाता है, इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो विद्यालय को छोड़ देता है, तो इसको बोलते हैं अपव्यय। और जो अवरोधन क्या होता है, अवरोधन क्या होता है जब किसी बच्चे को एक ही कक्षा में कई वर्ष पढ़ाया जाता है तो उसको अवरोधन बोलते हैं, ठीक। इससे मुक्ति मिलेगी क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि होगी और साथ में पर्याप्त खर्च भी किया जा रहा है, जिसके कारण से इस समस्या से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, जिससे व्यक्ति अधिक कौशल से परिपूर्ण होगा। वो जब भविष्य में कोई काम करना चाहेगा तो उसमें अधिक दक्षता के साथ करेगा। जो हमारी सरकार की जो प्रमुख पॉलिसियाँ थी, जैसे स्टडी इन इंडिया है ना, जो बाहरी विदेशी छात्र हैं उनको भारत में आकर्षित करने के लिए, भारतीय शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए इसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और एमिनेंस इंस्टीट्यूट, जैसे एमिनेंस इंस्टीट्यूट का जो मुख्य उद्देश्य था कि यही कि जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाने में सफल हो, तो इससे ये सरकार की इन प्रोग्रामों को भली भांति प्रोत्साहन मिल सकेगा, शोध कार्य व अनुसंधान को बढ़ावा देगा, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बजट इस शिक्षा पे जो खर्च किया जाएगा काफ़ी ठीक ठाक है, और जिससे पर्याप्त मात्रा में हम लोग शोध व अनुसंधान के लिए खर्चा कर पाएंगे। और NEP 2020 के उद्देश्य क्या हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2030 तक है 2030 तक जो 100% बच्चों की स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात 2030 तक कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल की पहुंच पे ना हो, अर्थात 2030 तक सभी बच्चों के स्कूल में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो 2035 तक उच्च शिक्षा पंजीकरण 50% तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अभी तक ऐसा अनुमान है कि जो हमारे देश में जो उच्च शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी कम है। उच्च शिक्षा में पंजीकरण कम होता है, जिसको 2035 तक कितना बढ़ा के करना है, 50% करना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं
उनको भारी स्कूल बैग से छुटकारा दिलाना। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो उनका बैग इतना भारी होता है कि वो बेचारे चल भी नहीं पाते, जिससे उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है ना। तो ये भी सरकार द्वारा बहुत ही देखा जा सकारात्मक इसमें निर्णय लिए गए हैं। और जो 2020 तक एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ बनाया जाएगा, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या होगा, एनसीईआरटी इसके तहत ऐसे पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगी जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक व सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे को भविष्य में अच्छा नागरिक बनाया जा सके तथा एक उसको कुशल व्यक्ति बनाया जा सके, जो मतलब आत्मनिर्भर बन सके तथा वो अपने देश के विकास में सराहनीय योगदान दे सके। तकनीकी शिक्षा पे अधिक जोर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा, ठीक है। और जो भारतीय शिक्षण संस्थानों को, जैसे मैंने बताया है कि शीर्ष 100 विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों में स्थान दिलाना भी इसका उद्देश्य है। और जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पे भी इसमें जोर दिया गया, क्योंकि इसमें जो रटंत्र प्रणाली है उसको समाप्त करने की बात की गई है और उसकी जगह बच्चों को बाहरी ज्ञान है उस पर ज़्यादा फोकस किए गए हैं। और अब आगे देखेंगे कि जो हमारा NEP 2020 है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। एक तो जैसे प्राथमिक शिक्षा जो होगी अब वो मातृभाषा व स्थानीय भाषा में ही दी जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा देखा जाए तो सुधार किए गए हैं, क्योंकि ग्रामीण जो परिवेश में बच्चे होते हैं वो शिक्षकों द्वारा जिस भाषा में उन्हें पढ़ाया जा सकता है वो उनको प्रॉपर रूप से आत्मसातीकरण नहीं कर पाते, है ना, जिससे जो उनका जो आउटकम है उतना अच्छा नहीं मिलता। यदि बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा तो शिक्षक द्वारा कही गई प्रत्येक पाठ्यक्रम संबंधी बातों को आसानी से समझ सकेंगे और उसी के अनुसार वो अपना मानसिक विकास भी करने में सक्षम होंगे, ठीक है। अब MDM के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। MDM तो अगस्त 1995 से ही चला आ रहा है, लेकिन अब MDM के साथ, है ना, गुणवत्तापरक नाश्ता भी का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, ठीक। और इसमें एक ये है कि हम बता ही दिए कि व्यावसायिक शिक्षा का भी इसमें उल्लेख किया गया है, जो कक्षा 6 से दी जाएगी छात्रों को। और स्नातक में प्रवेश हेतु एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। अब पहले जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्था होगी जो स्नातक में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा कंडक्ट करवाएगी। 2030 तक 3 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम की समाप्ति कर दी जाएगी। और साथ में एक महत्वपूर्ण इसमें बदलाव ये हुआ है कि अब पहले क्या होता था, जो हमारा स्नातक है या 3 वर्षीय 4 वर्षीय, जैसे B.Tech वगैरह 4 वर्षीय होता था, या सामान्य स्नातक 3 वर्षीय होता था। यदि बीच में कोई छात्र छोड़ देता है तो उसको ड्रॉप आउट माना जाता था, या उसको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, नहीं उसको मार्कशीट मिलती थी। लेकिन अब क्या है, अब आप चाहे उसका 1 वर्ष करें या 2 वर्ष करें, 3 वर्ष करें, 4 वर्ष करें, वो आपको उसी जैसा आप उसमें समय देते हैं उसी के अनुसार आपको उसकी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तमाम छात्र जॉब के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाते हैं, जिसके कारण से जो थोड़ा बहुत अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करते थे वो उनको बर्बाद नहीं जाएगा। ये सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय मुझे लगा। और इसमें ये भी जो विद्यालय जो संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार क्या करेगी, अतिरिक्त सरकारी सहायता भी करेगी, ठीक। कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप ये जो नई शिक्षा नीति के बारे में उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको कुछ इसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ कमेंट करिएगा आपको कहाँ समस्या आ रही है, क्या मुझे इस पे एक और वीडियो बनाने की आवश्यकता है कि नहीं। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।